की सही हकदार मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। अटल वर्दी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, धूमल सरकार ने दूर कर दी सबकी टेंशन। भाजपा वोट की सही हकदार मददगार सरकार फिर एक बार। बीएसीएल इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ बीएसीएल इंडिया लिमिटेड। बीएसीएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। पॉली हाउस बनाने में 80% की दी मदद, धूमल सरकार ने बदल दी किसानों की किस्मत। भाजपा वोट की सही हकदार मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। अटल वर्दी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, धूमल सरकार ने दूर कर दी सबकी टेंशन। भाजपा वोट की सही हकदार मददगार सरकार फिर एक बार। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हिमाचल के संग्राम में युवा होंगे तुरुप का पत्ता, वही जीतेगा जो करेगा युवाओं के दिल पर राज। अनुराग ठाकुर, बीजेपी के युवा सेनाध्यक्ष। 108 फ्री एम्बुलेंस सेवा की सौगात, हर गरीब को मिला है इसका लाभ। भाजपा वोट की सही हकदार मददगार सरकार फिर एक बार। हर गरीब को मिला सस्ता राशन, धूमल ने दिया स्वच्छ व कुशल प्रशासन। भाजपा वोट की सही हकदार मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। मजदूरों को मिला दिहाड़ी का नया उपहार, 75 रुपए से किया 150, गरीबों की उम्मीदों को दी धूमल ने नई आस। भाजपा वोट की सही हकदार मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। पॉली हाउस बनाने में 80% की दी मदद, धूमल सरकार ने बदल दी किसानों की किस्मत। भाजपा वोट की सही हकदार मददगार सरकार फिर एक बार। अटल वर्दी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, धूमल सरकार ने दूर कर दी सबकी टेंशन। भाजपा वोट की सही हकदार मददगार सरकार फिर एक बार। तो सरकार ने अपना चेहरा बदल ही लिया। करीब 1.5 दर्जन मंत्रियों के विभागों में फेरबदल और कुछ नए चेहरों के साथ सरकार की अगले लोकसभा चुनावों से पहले अपनी छवि को दुरुस्त करने की ये आखिरी कोशिश है। इसका नतीजा आने वाले दिनों में चाहे जो हो, लेकिन फिलहाल इस बदलाव से सरकार के ही कुछ वरिष्ठ मंत्री नाराज हो गए से लगते हैं, और नाराजगी भी ऐसी कि विपक्ष ने इसके बहाने सरकार के दामन की तरफ एक और दाग उछाल दिया है।
जहां सरकार पर आरोप है कि वो बिजनेस घरानों के दबाव में काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल में फेरबदल से मंत्रियों की नाराजगी की। जनाब जयपाल रेड्डी सरकार में पेट्रोलियम मंत्रालय का महकमा संभालते थे। विशेषज्ञों की माने तो अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन इस फेरबदल के दौरान उनका भी मंत्रालय बदल दिया गया। हालांकि जयपाल रेड्डी तो इससे अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाना जरूर शुरू कर दिया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस मुद्दे पर किसने क्या कहा। My relationship with my Prime Minister is excellent. He has always reposed implicit trust in me. He has always shown affection for me. I don't take positions on portfolios. I have no regrets about portfolios. The Prime Minister took me into confidence about the change in my portfolio. That was enough for me. तो जयपाल रेड्डी ने अपना कार्यभार तो संभाल लिया है नए मंत्रालय में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो संतुष्ट नहीं थे। ऐसी कुछ खबरें भी आ रही थी कि जयपाल रेड्डी साहब के जो चाहने वाले हैं उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। और दूसरी तरफ जो प्रतिक्रिया है बाहर के लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि जयपाल रेड्डी साहब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा कामकाज नहीं कर रहे थे। वो चीजों को, वो जो भी फाइलें थी उसे डिले कर रहे थे, निर्णय नहीं लेने का उन पर आरोप लगाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ठीक उसके उल्टे, वो कहते हैं कि कुछ कॉरपोरेट घरानों की फाइलें दबी हुई थी और उन फाइलों पर उन्होंने सही समय में निर्णय नहीं लिया, इसलिए शायद उन्हें बदला गया। बात चाहे जो हो, लेकिन बात हम इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव दुग्गर साहब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो खासी जानकारी रखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री पर, और ये हमारे साथ शेयर करेंगे कि आखिर बात क्या हो सकती है। विजय मिश्रा जी हैं हमारे साथ, पैनलिस्ट, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग केजरीवाल हैं। अनुराग केजरीवाल लोक सत्ता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और लोक सत्ता पार्टी भी, इसकी भी शुरुआत लगभग वैसी ही हुई थी जैसे अरविंद केजरीवाल। इसका मतलब ये नहीं कि अनुराग केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल में कोई आपसी रिश्ता है, ऐसा मैं नहीं इंडिकेट कर रहा, लेकिन इनके भी पार्टी की शुरुआत भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से ही हुआ है। सबसे पहले हम अनुराग केजरीवाल से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या निहितार्थ आप निकालते हैं। कैसे जयपाल रेड्डी आखिर क्यों पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हटाए गए, जबकि 2011 के जनवरी में इन्होंने मुरली देवड़ा को हटा करके ये मंत्रालय संभाला था। अनुराग। उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है जी। सबसे शुरू में मैं बोलूंगा कि ये सरकार जो है, ये विश्वास तो पूरी तरह से खो चुकी है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, कौन सही है कौन गलत है। ये हर तरह के तरीके के प्रेशर में आ रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको ये डिमोट करते जा रहे हैं, और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको ये प्रमोट करते जा रहे हैं जी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जहां तक जयपाल रेड्डी जी का सवाल है, वो बहुत ही पुराने सांसद हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लीडर है कांग्रेस के। तो उनको आज ये बोलना कि उनको काम करना नहीं आता, मेरे ख्याल से फिर कांग्रेस को अपनी नीति को बदलना ही पड़ेगा। तो जयपाल रेड्डी साहब के लिए सब कोई बोलते हैं कि काम नहीं करते, बट ये बात जरूर है कि वो भ्रष्ट नहीं थे।
तो आप बोल सकते हैं, कांग्रेस बोल सकती है कि काम नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस में काम करने का आकलन होता है भ्रष्टाचार से। जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं बोल रहा था कि कांग्रेस में काम करने का मतलब है भ्रष्टाचार। जी जी। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि जयपाल रेड्डी साहब काम नहीं करते थे, ये सही बात है, क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं थे इसलिए वो काम नहीं करते थे। क्योंकि उनके पास इस इंडस्ट्री में जो भी फाइलें आ रही हैं जी, वो सारे भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त आ रही हैं जी। आज पेट्रोल के दाम वर्ल्ड में कम होते हैं, भारत में बढ़ता चला जाता है। आज लेकिन केजरीवाल साहब, अनुराग केजरीवाल साहब, इसमें बात यह है कि अगर डिसीजन लेने को अवॉइड किया जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सोल्यूशन मिल गया। तो ये किस हद तक उनका ये जो स्ट्रैटेजी थी वो सही थी? सर डिसीजन क्या नहीं लिया, ये डिसीजन ये नहीं लिया ना कि रिलायंस को सपोर्ट नहीं किया। दैट इज, वो एक डिसीजन लेना नहीं हुआ ना। जो सही डिसीजन उन्होंने लिया ही है ना। जो गलत डिसीजन उनको लगा कि ये गलत है, वो नहीं लिया उन्होंने। नो, ही कुड हैव रिजेक्टेड द फाइल। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या उसको रिजेक्ट कीजिए। आप अपनी मेज पर उसकी शोभा क्यों बढ़ा रहे हैं? सर मैंने अवॉइडिंग टेकिंग अ डिसीजन डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग फॉर अ सॉल्यूशन। सर बट देन एवरीथिंग डज नॉट मीन्स कि यू जस्ट रिजेक्ट इट। You have to call for discussion in such a vital ministry. You have to call the people for discussion. You have to give the other side a chance to be heard and to be explained. सर इसलिए उन्होंने उनको बोला होगा कि भाई ठीक है, मैं देखिए केजी बेसिन का, अगर जहां तक मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, रिलायंस का जहां तक सवाल है, केजी बेसिन का पिछले 1.5-2 साल से इसके ऊपर विवाद हो रखा है जी। सभी आदमियों को पता है, सभी लोगों को पता है जो थोड़ा सा ही बिजनेस में है, कि इसमें बहुत ज्यादा गेम प्लेइंग चल रहा है जी। हो सकता है जयपाल रेड्डी ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपके ऊपर स्ट्रेट अवे एलिगेशन नहीं लगाते, वी गिव यू अ चांस टू इंप्रूव योरसेल्फ। चलिए ठीक है अनुराग केजरीवाल साहब, आपने ये अहम जानकारी दी हमें। हम चलते हैं विजय मिश्रा के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विजय मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीजों पर अपनी नजर रखते हैं। सियासत और देश की तमाम चीजें जो हैं वो उनके नजरों के सामने से होती रहती हैं और उस पर वो महत्वपूर्ण अपने कमेंट देते हैं। विजय मिश्रा जी, तो जयपाल रेड्डी के मंत्रालय को बदला जाना कैसे देखते हैं आप इसको? इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार उद्योगपतियों के दबाव में काम करती है जी, और यही सरकार नहीं, इसके पीछे का भी इतिहास यही रहा है जी कि सीबीआई के एक डायरेक्टर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ दफ्तरों पे छापा मरवाया था, तो उनका तबादला कर दिया गया जी। और ऐसे तबादलों में जब कहा जाता है कि प्रशासन की सुविधा के लिए ये काम किया गया जी, तो अभी जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ उसमें भी ये कहा जाएगा कि नए चेहरों को लाने के लिए मंत्रिमंडल को कुछ यंगर नई पीढ़ी का दिखाने के लिए ऐसा फेरबदल किया गया है। लेकिन इस फेरबदल के बाद साफ जाहिर है क्योंकि श्री रेड्डी ने केवल फाइलों को रोका नहीं, कई फैसले रिलायंस इंडस्ट्री के हित में नहीं थे, भारत के हित में थे, भारत सरकार के हित में थे। उस करोड़ों की बचत हुई भारत सरकार जी। ये 7.2 बिलियन की ये डील होनी थी RIL और BP के बीच में। यह जानते हुए भी ये सभी किसी को क्लियर है कि 100% FDI अलाउड है इस सेक्टर में। इसके बावजूद रेड्डी साहब ने कैबिनेट के लिए नोट बनाया, कैबिनेट में अप्रूवल के लिए रखा और अप्रूवल मिलने के बाद भी उसका क्रियान्वयन नहीं किया। क्या कहेंगे आप? क्या ये रोकने की डेलिबरेट कोशिश थी? नहीं, जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि किसी चीज पे अगर तुरंत फैसला नहीं लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोका जाएगा। अहम मुद्दों पर जो देश के हित में जिसका बहुत महत्व है उस पे विचार विमर्श, छानबीन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार कोई गलत फैसला हो गया तो उससे बहुत सारा नुकसान होगा और उस वक्त ये कहा नहीं जा सकता कि हमसे ये चूक हो गई। तो चूक को दूर रखने के लिए, चूक नहीं उसको सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो ढेर सारे पक्षों से बात करनी होगी, जांच पड़ताल करनी होगी और तब किसी निश्चित फैसले पर पहुंचा जा सकता है। चलिए विजय मिश्रा जी, हम चलते हैं रमेश दुग्गर साहब के पास जो CA हैं, इस मामले पर अच्छी पकड़ है उनकी। और रमेश दुग्गर साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
हाँ जी, आ रही है जी। रेड्डी के जमाने में लगभग 26% शेयर मार्केट में, शेयर परसेंट में जो रिलायंस के शेयर हैं उसमें गिरावट आई। क्या था मसला, क्या था? क्यों, अगर ये डेलिबरेट कोशिश थी भी अगर रोकने की, रेड्डी साहब क्यों रोकते थे रिलायंस के इसको, यह जानते हुए भी कि एफडीआई 100% अलाउड है? क्या कैबिनेट में जाना उचित था? और कैबिनेट से नॉड मिलने के बाद भी, अप्रूवल मिलने के बाद भी उसके क्रियान्वयन में उन्होंने 6 महीने से ज्यादा की दूरी की। जी दुग्गर साहब। देखिए, मेरा सोचना ये है जी कि रेड्डी साहब एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे। वो हमेशा सेफ रहना ज्यादा बेहतर समझते थे, ये सोचने के बजाय कि बाद में सॉरी फील करें। जी, इसीलिए उन्होंने, हम रिलायंस का तो 7.2 बिलियन डॉलर की डील थी, कैन एनर्जी की 9 बिलियन डॉलर की डील थी। जी, अगर आप इसको रुपी टर्म्स में देखें तो हर भारतीय एक दिन की डीले का 1 रुपए का नुकसान कर रहा था रिलायंस की डील में, और ₹1.25 नुकसान कर रहा था हर भारतीय कैन एनर्जी की डील में, यानी ₹2.25 का नुकसान। मिनिस्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नए नए आइडियाज लेकर आएगा। मैं आपको एक छोटे से मुल्क की बात बताता हूं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने 0 करो पॉलिसी लगाई। उन्होंने केरोसिन के यूज को 0 कर दिया और केरोसिन के 3 kg के सब्सिडाइज सिलेंडर उन्होंने पब्लिक को दिए। हिंदुस्तान में IAM की स्टडी है, 40% केरोसिन पीडीएस का ब्लैक में बिकता है और सरकार 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी केरोसिन पे देती है। एक मिनिस्टर होने के नाते ये बहुत पहले 0 करो की पॉलिसी हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट कर सकते थे, जिसको ये ईमानदारी कहते हैं। आज देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितनी भी रिफाइनरीज हैं, वो उनका लगभग $4 पर बैरल ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन है, जबकि प्राइवेट रिफाइनरीज का $8 पर बैरल ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन है। तो यानी $4 पर बैरल हमारी कंपनियां PSU ठीक काम नहीं कर रही है। एज ए मिनिस्टर इन्होंने कभी उसको नहीं देखा। जी, अगर हम डीजल के दाम ₹2 बढ़ा दें तो पेट्रोल ₹8 घटा सकते हैं। पूरा देश इस बात पर बहस करता रहा कि आप जो है SUVs के अंदर डीजल इस्तेमाल हो रहा है, उसको टैक्स लगाइए, टैक्स लगाइए। अरे अगर हमने ₹2 का डीजल बढ़ा दिया होता और ₹8 पेट्रोल घटा दिया होता, जनता को आराम मिलता और गाड़ियां बिकने लगती पेट्रोल की बगैर इसके डीजल के बजाय। इसलिए रेड्डी कभी नया नहीं सोचते थे। मैं तो ये सोचता हूं रेड्डी को इतने टाइम तक रखा ही क्यों गया, और अब भी उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस क्यों दिया गया? खाली ईमानदारी एक पैमाना नहीं होता। आप कैसे कहते हैं वो ईमानदार थे? मैं कहता हूं उन्होंने डील अटकाई इसलिए कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जी कि उन्हें कुछ मिल जाए, इसलिए ये आप ऐसा सोच आरोप लेना तो नहीं लगा रहे दुग्गर साहब? ये एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ग्लास आधा भरा या आधा खाली कौन तय करेगा? जी बिल्कुल। एक और भी आरोप है जयपाल रेड्डी के ऊपर, वो ये कि जो फ्यूल का रिफॉर्म है, जो पेट्रोलियम का रिफॉर्म है, वो उसके पक्ष में नहीं थे और इसकी वजह से वो कई बार टांग अड़ाते थे, अड़ंगा लगाते थे और उसको प्रोएक्टिव सपोर्ट नहीं देते थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, फ्यूल रिफॉर्म्स के बारे में कभी किसी राजनेता ने सही तरीके से जनता के सामने बात नहीं रखी जी। अगर मैं आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाता हूं तो मैं कर क्या रहा हूं? मुफ्त में तो पेट्रोल मिल नहीं रहा है, मैं जनता के टैक्सेस को उसमें फीड कर रहा हूं। सारी हमारी पेट्रोलियम कंपनीज इनएफिशिएंट हैं। आज LPG को खुला कर दीजिए, सरकार ₹850 में सिलेंडर दे रही है। रिलायंस, कैन एनर्जी और SR ग्रुप और ये जो दूसरे लोग LPG इंपोर्ट करके बेचेंगे ₹600 में सिलेंडर दे सकते हैं जी। तो गवर्नमेंट की जितनी भी ये कंपनियां हैं, ये इनमें इनएफिशिएंसीज बहुत हैं और ये अनरिलेटेड बिजनेस में जाती हैं। गवर्नमेंट हैज गॉट नो बिजनेस टू डू बिजनेस। सरकार को व्यापार करना ही नहीं चाहिए। ये व्यापार क्यों कर रहे हैं? जो मंत्री अपना घर नहीं चला सकता, वो देश के अरबों रुपए के फैसले लेता है। मेरी ये समझ में नहीं आता वो लेता कैसे है। आप सारा उठा के देख लीजिए, आज तक भारत सरकार के मंत्री कोई नई चीज तो लेके ही नहीं आते। जयपाल रेड्डी कोई नई चीज लेकर नहीं आए। हर मंत्री इस बात का विरोध करेगा प्राइसेस बढ़नी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम गिर जाते हैं, वो कहता है मैंने भाव तोड़ दिया, क्रेडिट ले लेता है। अरे भाई, आपने करा क्या? आज रुपया ₹57 हो गया था, अभी ₹53। क्या इंडियन रुपी इतना डिवैल्यू होना चाहिए? हमारे से कमजोर करेंसीज जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन हम एक स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बावजूद हमारी करेंसी इतनी कमजोर है, कोई ध्यान ही देकर राजी नहीं है। और जयपाल रेड्डी तो कभी कोई काम करके ही खुश नहीं थे। जिन डील्स की आप बात कर रहे हैं, वो हर डील को कैबिनेट में लेके गए। क्यों? जो मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, जो सही और गलत का आकलन नहीं कर सकता, जो हर बात के लिए समूह पे जिम्मेदारी डालना चाहता है, उस मंत्री का नहीं रहना ज्यादा बेहतर है।
जी, मतलब कि वो जो भी निर्णय चाहते थे वो समूह में लेना चाहते थे, इंडिविजुअली अपने ऊपर कोई भी बात का आरोप वो लेना नहीं चाहते थे। अनुराग केजरीवाल साहब इशारा कर रहे हैं कुछ बोलने के लिए। जी अनुराग जी। बोलना चाहूंगा जी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इतनी क्रिटिकल और क्रूशियल मिनिस्ट्री है वेयर अ कैबिनेट मिनिस्टर वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी के अंडर में काम है। इसलिए आज सोनिया गांधी जी का नाम ले रहा हूं क्योंकि आज कांग्रेस की लीडरशिप है। इतना क्लोज मॉनिटरिंग होता है, उसमें कोई भी मिनिस्टर कैन नॉट टेक अ इंडिपेंडेंट डिसीजन। फर्स्ट, सेकेंडली आज जो दुग्गल साहब इनको जो इतना ब्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, आज कैन ऑयल केजी, अगर आप केजी बेसिन का देखें तो देयर आउटपुट इज फॉलन बाय 50%, उसमें मिनिस्टर तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। आज रिलायंस RIL हैज डिफॉल्टेड ऑन ऑल देयर आउटपुट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो एंड ऐसा ये कोई बोले कि रिलायंस को सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से, आई थिंक दिस इज अ ग्रॉस अंडरस्टेटमेंट कि रिलायंस इज नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। नहीं, जो बात जो थी, जो दुग्गल साहब जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वो कोई भी निर्णय के लिए अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते थे, वो चाहते थे कि 4 व्यक्ति मिलकर इस निर्णय को लें तो उसकी जिम्मेदारी बट जाए। मैं बोला तो आपको कि भाई जहां कांग्रेस, जहां प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली ओवरसीइंग अ मिनिस्ट्री एंड सोनिया गांधी इज डायरेक्टली ओवरसीइंग अ मिनिस्ट्री, अ क्रिटिकल मिनिस्ट्री लाइक पेट्रोलियम, उसमें इनके पास ऑप्शन क्या है? ही हैज टू टेक द कॉन्करेंस ऑफ एवरीबॉडी। अनुराग जी, हम मुंबई चलते हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी प्रदीप नाम्बियार साहब जुड़ गए हैं। हमारी कोशिश थी कि ऑडियो विजुअल दोनों मिले, लेकिन कोई एक लाइन में खराबी की वजह से वो ऑडियो के जरिए हमसे जुड़े हैं, फोन लाइन पर उपलब्ध हैं। प्रदीप जी, प्रदीप नाम्बियार, ये केजी बेसिन का क्या मामला है? आरोप जयपाल रेड्डी पर यह भी है कि जयपाल रेड्डी सही समय पर डिसीजन नहीं लेते थे, डिसीजन को डिले करते थे, और यह जानते हुए भी तमाम देश को पता था कि 100% FDI उसमें अलाउड है। इसके बावजूद कैबिनेट का उन्होंने संस्तुति लिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। क्या जानकारी है आपके पास? ऐसा क्यों होता था? क्या जयपाल रेड्डी का हटाया जाना वहां से उचित है, अनुचित है? we have to understand that KG Basin D6 ब्लॉक जो है सबसे बड़ा नेचुरल गैस के रिजर्व्स है, और ये पूरे देश का सबसे बड़ा नेचुरल गैस के रिजर्व है, और ये रिलायंस के पास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी के रिलायंस को अभी फिलहाल कैग ने बहुत सारे स्ट्रिक्चर्स उन पे निकाला है, ताकि ये बहुत सारे चीजों पे कैग ने इंक्वायरी मांगा है। कैग ने कहा कि ये कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया था रिलायंस को, जिस प्रकार से D6 ब्लॉक दिया गया, रिलायंस को जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, अनरीजनेबल रेट्स पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था। कैग का ये भी कहना है कि ये जो गैस का फाइंड हुआ, when gas was found, Reliance immediately went to the media without informing the government. CAG says that Reliance has made big profits in this particular deal where D6 blocks of KG Basin are concerned. तो ये जब मुद्दा सामने आया तो हम ये देख रहा कि a new kind of phenomenon that is there prevalent right now, that corporates also decide the ministers of their department. ये dangerous trend आ चुका है। ये बहुत बड़ा dangerous trend है कि corporates ये तय कर रहा है कि हमारा डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट, हमारी कंपनी कौन से विभाग में आता है, उसका मंत्री कौन बनेगा, आज ये कॉर्पोरेट डिसाइड करने लगा है। हमने देखा पहले मणिशंकर अय्यर जी थे तो उनका भी रिलायंस से नहीं बनता था, तो मणिशंकर अय्यर को हटाया गया था। एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड विद मिस्टर जयपाल रेड्डी। बीच में जयपाल रेड्डी ने रिलायंस को बार बार बहुत 2-3 मुद्दे पर उनको इंक्वायरीज पे नोट कर दिया था। रिलायंस ने इन स्पाइट ऑफ जो नेक्स्ट जो प्राइस, गैस के प्राइस बढ़ाने का टाइम है 2014 को है नेक्स्ट EGOM के हिसाब से, द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 2014 को उनका टाइम है गैस के प्राइस ऊपर बढ़ना या कम करना वो तय करना। बट रिलायंस अभी से चालू है कि गैस के प्राइस को बढ़ाओ। रिलायंस का एक ही कहना है कि हम इट इज नॉट अफोर्डेबल और गैस का प्राइस को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और जयपाल रेड्डी इसको टोटली खिलाफ है, केवल है कि गैस का प्राइस अभी हम बढ़ाएंगे नहीं। दूसरा है
कि रिलायंस ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ा है केजी बेसिन का, वो कैग ने भी पूरा पॉइंट आउट किया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रदीप नाम्बियार साहब, हमारे साथ मजबूरी है कि कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेने के बाद हम फिर आपके पास वापस लौटते हैं और इस चर्चा को जारी करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तेरा भविष्य है, हम तेरी संतान है, हम तेरी पहचान है। सबसे आगे सारे जहां में, तू सबसे आगे, तेरी मोहब्बत है सबसे आगे। हम तेरा भविष्य है, हम तेरी संतान है, हम तेरी पहचान है। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। कहने और करने में बड़ा अंतर है। बीजेपी सिर्फ कहती है, करती नहीं है। बूढ़े आदमी हम, जिनके कोई बाल नहीं, बच्चा नहीं, कोई संभालने वाला नहीं हमको, तो हमने पेंशन मांगने गए तो हमको बोला नहीं, तुमको नहीं मिलती। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं और कचरा पड़ा रहता है। यहाँ का जो युवा है वो शिक्षित होने के बावजूद भी जो है छोटी मोटी नौकरियां कर रहा है। ये झूठ और लूट की सरकार है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को वर्दियां और सिलाई के लिए पैसे मिलने थे वो तक खा गए। राजा वीरभद्र जी बहुमत से जीत कराए, जिससे हिमाचल की खुशहाली बढ़े। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। ओ हिमाचल की जनता, आई है दीदी ममता, जनता के हक की खातिर, जिसने ठुकरा दी केंद्र की सत्ता। अब आपका फर्ज भी है बनता, जब सबको देखा बार बार, हिमाचल में टीएमसी अब की बार। हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के लिए घास फूल के निशान का बटन दबाएं। हिमाचल के संग्राम में युवा होंगे तुरुप का पत्ता, वही जीतेगा जो करेगा युवाओं के दिल पर राज। अनुराग ठाकुर, बीजेपी के युवा सेनाध्यक्ष। 108 फ्री एम्बुलेंस सेवा की सौगात, हर गरीब को मिला है इसका लाभ। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हर गरीब को मिला सस्ता राशन, धूमल ने दिया स्वच्छ व कुशल प्रशासन। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। मजदूरों को मिला दिहाड़ी का नया उपहार, 75 रुपए से किया 150, गरीबों की उम्मीदों को दी धूमल ने नई आस। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल के संग्राम में 68 सीटों पर लगा है दाव।
क्या हाथ को मिलेगा जनता का साथ? हम भाजपा को जबरदस्त शिकस्त दें। क्या बीजेपी के बाजीगर खिलाएंगे कमर? कांग्रेस की केंद्र सरकार ने हमारे साथ लगातार अन्याय किया। जिनकी साख लगी है दांव पर, हर सियासी चाल पर होगी हमारी नजर। देखिए हिमाचल लाइव रोजाना सुबह 11:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पॉली हाउस बनाने में 80% की दी मदद। धूमल सरकार ने बदल दी किसानों की किस्मत। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अटल वर्दी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, धूमल सरकार ने दूर कर दी सबकी टेंशन। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। देवभूमि हिमाचल, आज ये देवभूमि खतरे में है। इस पर कब्जा है भ्रष्टाचारियों, भूमाफिया और दलालों का। लेकिन अब वक्त आ गया है देवभूमि को भ्रष्ट और दलाल नेताओं के चंगुल से मुक्त कराने का। कहो दिल से, ना बिके हिमाचल फिर से। विधानसभा चुनाव में टेलीफोन चिन्ह पर बटन दबाएं और हिमाचल लोकहित पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएं। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम न्यूज लाइन में। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे जिसमें रेड्डी साहब के जाने की बात थी और इसमें 2 मत थे। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, पैनलिस्ट का एक धड़ा ये कह रहा है कि रेड्डी का जाना उचित है, इसलिए कोई डिसीजन नहीं लेते थे, कोई निर्णय नहीं लेते थे। दूसरे धड़े का कहना है, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे ये प्रदीप नाम्बियार साहब आरोप लगा रहे थे कि अब एक गलत ट्रेंड शुरू हो रहा है, कॉरपोरेट घराने के दबाव में मंत्री बदले जा रहे हैं। हम लौट के आने के बाद चलते हैं सीधे रमेश दुग्गर के पास और रमेश दुग्गर से जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रदीप नाम्बियार ने जितनी बातें कही उस पर उन्हें क्या कहना है। रमेश दुग्गर जी। आजकल ये फैशन हो गया है जी कि हर किसी बात पर रिलायंस को या किसी भी कॉरपोरेट घराने को आप गाली दो। आप मुझे बताइए, मैं रिलायंस का एडवोकेट नहीं हूं, आप मुझे ये बताइए कि जो गैस रिलायंस दुनिया हिंदुस्तान में निकाल के लाया वो आज से पहले कोई ला पाया? वो खुद ही कह रहे हैं कि बिगेस्ट फील्ड है। फिर जो गैस रिलायंस 2000 इतनी जल्दी ले आया, ONGC वो 2016 तक निकाल के लाती। सरकार कोई काम करती नहीं, जो करता है उसे करने नहीं देती, देश तड़पता है और हम आरोप लगाते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तान जिंक को सरकार ने डिसइन्वेस्ट किया। हिंदुस्तान जिंक की इतनी बड़ी फैक्ट्री को 500 करोड़ में बेच दिया। जिसने बेचा, क्यों बेचा, सही बेचा, गलत बेचा, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन आज डिसइन्वेस्टमेंट के बाद वो 1 लाख करोड़ का माल बना रही है। उसमें गवर्नमेंट ने जितने बेची उससे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है और जो रेसिडुअल स्टेक बच गई वो आज 20,000 करोड़ में वो लेने को तैयार है। तो वैल्यू जनरेशन प्राइवेट बॉडीज जितना करती हैं उतना गवर्नमेंट नहीं करती। आप मुझे बताइए, रिलायंस 8 रुपए पर बैरल ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन ले रहा है, क्या सरकार ले पा रही है? सरकार की तमाम रिफाइनरीज $4 पर बैरल ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन ले रही है। कई बार ऐसा हुआ है जब PSU जिस दाम पे तेल बेचते थे उससे सस्ता एसआर और रिलायंस बेचते थे। क्यों? PSUs के अंदर लीकेज बहुत है। मैंने केरोसिन का थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंडोनेशिया के अंदर 0 करो पॉलिसी लगी और उन्होंने केरोसिन खत्म कर दिया और उसमें
इंडोनेशियन गवर्नमेंट को, छोटा सा देश है, $1.5 बिलियन बचा। आज हिंदुस्तान हर साल 16,000 करोड़ की सब्सिडी केरोसिन ऑयल पे दे रहा है। सब जानते हैं केरोसिन ऑयल पड़ोसी देशों को इधर उधर चोरी चकारी में जाता है, मिलावट में जाता है, लेकिन हम ये एक्शन नहीं ले पा रहे। केरोसिन आज की तारीख में डीजल के मुकाबले, एलपीजी के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी है। फिर एलपीजी, जयपाल रेड्डी मंत्री होते हुए कभी भी उन्होंने डीजल के दाम बढ़ाने नहीं दिए। वो सोच रहे उन्होंने बहुत बड़ा काम करा। सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जब डीजल के दाम जिस समय 35 रुपए लीटर बेच रहे थे, तब फर्नेस ऑयल उससे महंगा था। तो बहुत सी कंपनियां जो इंडस्ट्रीज फर्नेस के अंदर फर्नेस ऑयल यूज करती थी, उन्होंने फर्नेस ऑयल के बजाय 2 नंबर में डीजल यूज करना शुरू कर दिया। अब अल्टीमेटली नुकसान तो हमको ही हो रहा है, हमारे टैक्स पेयर मनी जा रहा है। तो जो मिनिस्टर समय पे काम ना कर सके, तुरंत एक्शन ना ले सके, आफ्टर ऑल इट इज पब्लिक मनी, और फिर हम हमेशा गाली दें किसी कॉर्पोरेट बॉडी को। सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले पब्लिक बॉडीज अच्छा काम, प्राइवेट कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं। आज एमटीएनएल बंद हो गई है, बीएसएनएल बंद होने के कगार पर है, लेकिन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, व्यापार को रेगुलेट करना है। सरकार व्यापार से अगर बाहर आ जाएगी तो गवर्नमेंट का सब्सिडी बिल 50% रह जाएगा और हमारे को टैक्सेशन और कम देने पड़ेंगे जी। इसलिए अननेसेसरी किसी पर आरोप लगाने के बजाय हमें देखना चाहिए वास्तुस्थिति क्या है। जयपाल जी ने रिलायंस की इन्वेस्टमेंट रोक दी KG-D6 बेसिन गैस में। इन्वेस्टमेंट रोकने से जो गैस बढ़ सकती थी वो बढ़नी रुक गई, उसका नुकसान कोई नहीं देख रहा। आज हिंदुस्तान $16 के अंदर गैस इंपोर्ट कर रहा है, रिलायंस को $4.2 से दाम बढ़ाने में पीछे हट रहे हैं। अरे भाई 16 बाहर वालों को देने से अच्छा रिलायंस को 8 दे दो, 6 दे दो, 5 दे दो, कोई कॉम्प्रोमाइज कर लो। उससे कहो तू गैस बढ़ा, उसको करने नहीं दोगे, खुद करोगे नहीं, बाहर वालों को 16 दे दोगे, घर वाले को 4 नहीं दोगे और फिर कहोगे मैं ईमानदार हूं। ये कैसी ईमानदारी? जी रमेश दुग्गर जी, आपके बड़े क्रांतिकारी विचार हैं। हम सबसे पहले लौट के आएंगे अनुराग केजरीवाल के पास और अनुराग केजरीवाल से संक्षेप में इसकी बात को जानने की कोशिश करेंगे। फिर चलेंगे हम प्रदीप नाम्बियार के पास और प्रदीप नाम्बियार से ये जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि घर वाले को 8 नहीं दोगे, बाहर वाले को 16 दे दोगे, खुद करोगे नहीं, इस पे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले अनुराग केजरीवाल जी। ये जो KG-6 गैस बेसिन है, उसमें रिलायंस की फंडिंग है। फंडिंग तो गवर्नमेंट ने करके बताया कि ये बेसिन में इतना कैपेसिटी है। जो प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या कॉर्पोरेट घरानों को गाली देना एक फैशन है? नहीं, बट अगर वो गलत करेंगे तो बोलना भी पड़ेगा ना। जी। आप ऐसा नहीं, देखिए एक बात है, आप बोलो कि जी मैं 60% तो कर रहा हूँ तो मैं चोर का हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको जब दिया गया कोई काम करने का, आप उसको एफिशिएंटली करिए। एंड रेट्स इनिशियली वर डिसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ X अमाउंट ऑफ ईयर्स, तो आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं हो। आप अचानक आप बीच में उठ के बोलेंगे नहीं जी हमारे को तो रेट ऊंचा चाहिए। जब आप काम नहीं करोगे तो हमको तो बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप पूरा प्रोडक्शन यहाँ करेंगे तो हमको इंपोर्ट करने की जरूरत ही क्या है जी। बल्कि हम जो $16 में आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो लाइबिलिटी भी रिलायंस के ऊपर थोपनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इनके इनएफिशिएंसी के कारण से हमको $16 में लाना पड़ रहा है। और ये भी तो हो सकता है कि ये इनकी मिली भगत हो कि रिलायंस बोल रहा है कि 16, जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी में किया कि सडनली एक दिन 9 रुपए में यूनिट, मतलब 6 रुपए यूनिट में खरीद के और बोल दिया, बोला जी हमारा तो कॉस्ट ही 6 रुपए, तो बोला जी हमको तो कहते रिलायंस के ऊपर यू कैन नेवर ट्रस्ट देम। एक्चुअली आई वुड नॉट ब्लेम एनीबॉडी, आई वुड प्ले इट वेरी फेयर दैट रिलायंस एंड द गवर्नमेंट बोथ हैव लॉस्ट ट्रस्ट, सो इसलिए you can never trust anybody and Reliance has a past reputation, so it is very difficult to trust. प्रदीप नाम्बियार, आप तक आवाज आ रही है हमारी? प्रदीप नाम्बियार जी, प्रदीप नाम्बियार, क्या आप तक आवाज आ रही है? ऐसा लगता है प्रदीप नाम्बियार से हमारा संपर्क टूट गया है। क्या प्रदीप नाम्बियार, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नहीं है। हम फिर से चलते हैं रमेश दुग्गर साहब के पास। रमेश दुग्गर जी, जैसा अनुराग केजरीवाल ने कहा, इट इज अ केस ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट इन द सेंस रिलायंस हैज आल्सो लॉस्ट द ट्रस्ट, सो इज गवर्नमेंट। व्हाट डू यू से? इट्स नॉट अ केस ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट जी, इट इज अ केस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। कोई बात को, जानकारी को अच्छी तरीके से, सही तरीके से रखना नहीं और अपनी बात को जोर से रख देने से बात नहीं होती। दिल्ली के अंदर जो दाम बढ़े, दिल्ली में 50% बिजली चोरी होती थी। बिजली चोरी कौन करवाता है? अगर बिजली चोरी बंद हो जाए तो टैरिफ आधा रह जाता है। अभी
पिछले 10 साल में जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है बिजली चोरी नेग्लिजिबल रह गई है। पहली बार दाम बढ़े हैं, आप दाम को कंपेयर करिए। दूसरी बात, दाम जो बढ़े हैं उसकी वजह क्या है? अभी रिलायंस, जो सभी लोगों को गलत फहमी है कि रिलायंस गैस के दाम ज्यादा मांग रहा है, वो दाम उसकी जेब में जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस से यह है कि जितना तेल गैस निकालने में खर्च हुआ है, रिलायंस सबसे पहले उस गैस को खर्चे को रिकवर करेगा, उसके बाद सरकार को रॉयल्टी मिलेगी। अभी जब दाम तय हुए तब हुए, अगर मान लो आज गवर्नमेंट दाम बढ़ा देती है तो वो रिकवरी फास्ट हो जाएगी। वो कोई, रिलायंस को तो जितने पैसे मिलने उतने ही मिलने। चलिए हम फर्ज करिए KG-D6 बेसिन पर रिलायंस ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, गैस का कोई दाम हो, पहले 50,000 करोड़ रुपए उसको जाएंगे, उसके बाद सरकार को कुछ मिलेगा। सरकार अगर आज दाम कम रखेगी तो रिलायंस को की रिकवरी 5 साल के बजाय 10 साल में होगी। सरकार दाम बढ़ा देगी तो रिलायंस की रिकवरी 10 साल के बजाय 5 साल में होगी। प्रदीप नाम्बियार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, हम फिर से चलते हैं प्रदीप नाम्बियार के पास। ऑफ द केस रिमेन्स कि सरकार को आवश्यकता क्या है व्यापार करने की? अगर सरकार ने पहले भी ये कहा होता, ये जो आप विषय उठा रहे हैं थ्योरेटिकल विषय है, थ्योरेटिकल विषय है कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। बहुत दिनों पहले, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले रूसी मोदी ने भी इसी बात को कहा था और इसको कैंपेन भी किया। इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर, हम लोग इस पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल अभी रेड्डी और रिलायंस तक हम अपनी बातचीत को सीमित रखना चाह रहे हैं। फिर से हमारे साथ प्रदीप नाम्बियार जुड़ गए हैं, हम चलते हैं प्रदीप नाम्बियार के पास। प्रदीप नाम्बियार से सीधे सीधे सवाल करते हैं। अभी एक बात उठी ट्रस्ट डेफिसिट की। अनुराग केजरीवाल ने कहा कि सरकार पर भी ट्रस्ट नहीं है, रिलायंस पर भी ट्रस्ट नहीं है, जिसको रिफ्यूट किया रमेश दुग्गर ने, कहा कि इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट और कॉर्पोरेट घरानों को गाली देना ये एक फैशन है। क्या मानते हैं आप प्रदीप नाम्बियार? I will just like to rectify Uday ji what the gentleman was saying earlier. ये जो कैग ने रिलायंस को पुल अप किया है, गोल्ड प्लेटिंग ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट को उन्होंने इतना बढ़ा चुका, 10,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक पहुंचा दिया, उसके लिए कैग ने उनको बुलाया है। कैग ने उनको नोटिफाई किया कि हाउ हैव यू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट। जब आपने कहा था कि 40 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोजेक्टेड आपने डबल कर दिया, 40 मिलियन से 80 मिलियन यूनिट्स आप प्रोड्यूस करने का एस्टिमेट दिए, और जब आप प्रोडक्शन डबल कर रहे हैं तो कॉस्ट 4 टाइम कैसे बढ़ गया? आप समझ रहे हो, 40 मिलियन यूनिट आप पहले कर रहे थे प्रोड्यूस, तो उसमें 10,000 करोड़ आपका खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा था। जब आपने सेकंड प्रोजेक्ट आपने प्रपोजल डाल दिए तो 80 मिलियन यूनिट आप प्रोड्यूस करे तो 4 गुना 50,000 करोड़। we can understand doubling the production and doubling the infrastructural cost, but you're talking about doubling the infrastructure, doubling the production और 5 times the infrastructural cost. उसको कैग ने पुल आउट किया है। कैग ने बोला कि this seems to be unnatural, this seems to be gold plating of the cost. और जब 80 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करने का वादा किया था तो अभी वो 40 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो शॉर्टेज क्यों हो रहा है? तो इसमें भी जयपाल रेड्डी ने उनको बुलाया। जयपाल रेड्डी ने 3 चीज पर रिलायंस पे मतभेद था। रिलायंस RIL जो D6 सबसे बड़ा ब्लॉक, जयपाल रेड्डी का यह कहना था कि आपका नेक्स्ट इंक्रीज ऑफ प्राइस जो होगा 2014 में होगा, 2014 में ई-गॉम के सामने एक प्रपोजल पुट अप किया जाएगा, उससे पहले यू कांट डू इट, द लॉ डजंट परमिट इट, बिकॉज 2010 में आपको ऑलरेडी प्राइस डिसाइड किया था और नेक्स्ट जो प्राइस इंक्रीज होगा 2014 में होगा। रिलायंस तुरंत प्रपोजल अभी भी कर दिया कि हमारा प्राइस, आप गैस का प्राइस आप बढ़ा दो। उसमें जयपाल रेड्डी ने ऑब्जेक्शन उठाया, बोले कि गैस, द प्राइस ऑफ गैस विल नॉट इंक्रीज बिकॉज दिस इज नॉट परमिसिबल एज पर द लॉ, बिकॉज आपका नेक्स्ट इंक्रीज होगा ई-कॉम के सामने 2014 के सामने पेश होगा, 2014 तक यू हैव टू कंटिन्यू द सेम प्राइस। एंड रिलायंस उनका ये कहना था कि कैग का ये भी कहना था और स्पेशली मिस्टर जयपाल रेड्डी का ये कहना था, आपका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया है। आपने कहा कि 80 मिलियन यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे तो घूम फिर के 40 मिलियन वही पुराने। प्रदीप आपको रोकना चाह रहा हूं, माफ कीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि कॉर्पोरेट घराने के दबाव में जयपाल रेड्डी हटाए गए? ये पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कहना है, जो भी एनालिस्ट है सबका ये कहना है कि मणिशंकर अय्यर ने जब भी रिलायंस पर प्रश्न उठाया तो उसको ट्रांसफर किया गया। ये सेकंड टाइम है कि जयपाल रेड्डी ने उनको प्राइस इंक्रीज नहीं करने दिया, उनका प्रोडक्शन पे क्वेश्चन किया और कॉस्ट ऑडिट वापस करने को कहा तो तुरंत प्राइम मिनिस्टर ने जयपाल रेड्डी को वहां से हटा दिया। इसमें पूरे नथिंग। प्रदीप,
प्रदीप, हमें दूसरी खबर पर भी आगे बढ़ना है। यही प्रश्न हम लेते हैं, एक सेंटेंस में जवाब चाहेंगे हम केजरीवाल साहब से। अनुराग केजरीवाल साहब, आप बताइए, क्या कॉर्पोरेट घराने के दबाव में जयपाल रेड्डी हटे? 100%। इसमें कोई इफ एंड बट या किंतु परंतु है ही नहीं। और रमेश दुग्गर साहब, क्या इसमें किंतु परंतु है? कॉर्पोरेट घराने के दबाव में रेड्डी साहब को हटाया गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कॉर्पोरेट घराने के दबाव में जी ये हटाया गया, स्वाभाविक तौर से हटाया गया, ये रमेश दुग्गर साहब मानते हैं। हालांकि जयपाल रेड्डी स्वयं कह रहे हैं कि दूसरे मंत्रालय को में जाने पर वो इंटेलेक्चुअली एक्साइटेड है। इज नॉट फिजिकली एक्साइटेड, इज नॉट मेंटली एक्साइटेड, ही इज इंटेलेक्चुअली एक्साइटेड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए, ये बातें चलती रहेंगी। हम आज की दूसरी बड़ी खबर पर जाएंगे जो अन्ना हजारे को लेकर के है। अन्ना हजारे और जनरल वीके सिंह, हम इस खबर पर बढ़ेंगे। हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हम इनसे बात करेंगे। अन्ना हजारे ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। अरविंद केजरीवाल से राहें अलग होने के बाद अन्ना ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद को भंग करने की मांग की है और अन्ना की इस मुहिम में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का भी साथ मिला है। वीके सिंह ने कहा कि अन्ना हजारे अच्छे इंसान हैं और मैं उनका साथ दूंगा। हमारे संविधान के मुताबिक सरकार हो, संसद हो, संविधान के मुताबिक चलनी चाहिए। आज वो संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है। जब संविधान संसद में रखना था तो उसमें ये बताया गया है हम भारत के लोग इसको संसद में समर्पित करते हैं और उसमें अपेक्षा क्या थी, गरीब और अमीर का फैसला ना बढ़े। आज क्या हो रहा है, पूरे देश में गरीब और अमीर का फैसला बढ़ रहा है। कई लोग खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए, और कई लोग जीने के लिए खा रहे हैं। कई लोग क्या क्या खाओ इसलिए जी रहे हैं, क्या क्या खाओ, और कई लोग क्या खाओ इसलिए जी रहे हैं। जिस जमीन पर देश के लोगों का हक है वो निजी कंपनियों को बांटी जा रही है। सरकार की इन नीतियों से आम जनता परेशान है और सांसदों ने जंगल, जमीन, जल और खनिज के मुद्दे को संसद में उठाना भी बंद कर दिया है। इस बात का फैसला करने का हक भी देश की जनता को है। इसलिए अगले चुनाव में यह तय होगा कि देश की जनता किन नीतियों के पक्ष में है। इसलिए भी इस संसद का भंग होना अनिवार्य है। तो डिस्कशन की शुरुआत हम सबसे पहले विजय मिश्रा से करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय मिश्रा से जानने की कोशिश करेंगे कि विजय मिश्रा इसको कैसे देखते हैं। संसद भंग करने की मांग की है जनरल वीके सिंह ने और अन्ना की भी लगभग यही इच्छा है, लेकिन आज जिस बात की उम्मीद थी कि अन्ना हजारे की नई टीम अनाउंस होगी वो नहीं हुआ। विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। तो आप कैसे देखते हैं इसको, आज जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हुआ, संसद को भंग करने की उधर से डिमांड आ रही है, अन्ना हजारे और जनरल वीके सिंह, कैसे देखते हैं आप, क्या संसद भंग कर देनी चाहिए? जिस तरह से पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर और राजनेताओं की संलिप्तता को लेकर माहौल बना है, उसमें संसद को भंग करने की मांग स्वाभाविक लगती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है जी। और देश में भाषाओं, राज्य की सीमाओं को पार करते हुए भी सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है ही जी। और लोग ये मानने लगे, जैसे ही राजनेता की चर्चा होती तो वो पार्टियों की चर्चा नहीं करते, वो सीधे कहते हैं कि पॉलिटिक्स भ्रष्टाचारियों का गढ़ हो गया है जी। और इसलिए इस मांग को जनता का समर्थन मिलेगा, मुझे लगता है। चलिए क्विक कमेंट लेते हैं रमेश दुग्गर जी से। हालांकि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन
रमेश दुग्गल जी सामाजिक विषयों पर सोचते समझते हैं और इस आंदोलन के साथ भी वो कहीं ना कहीं से निश्चित तौर से जुड़े होंगे, उनके घर के लोग, उनके पड़ोस के लोग। तो रमेश दुग्गल जी, क्या आपको लगता है कि संसद को भंग कर देनी चाहिए जैसा अन्ना हजारे और जनरल वीके सिंह कह रहे हैं? देखिए, मैं अन्ना हजारे जी की बहुत इज्जत करता हूं जी, लेकिन कोई भी मांग लेने से कुछ होता नहीं जी। अगर आज संसद भंग हो जाएगी तो देश के ऊपर कितना बोझ लगेगा चुनाव कराने में, इस पे किसने विचार किया है? जी। किसने ये सोचा है कि भंग होने के बाद जो लोग चुनकर आएंगे वो कैसे आएंगे? जी। अन्ना हजारे से ये पूछा जाए कि उनकी टीम के 5 महत्वपूर्ण सदस्य थे, 2 भूषण परिवार से, एक किरण बेदी, एक अरविंद केजरीवाल जी, और ये स्वयं, इन 5 में भी कई बातों पर एका नहीं होता था। जो आदमी 5 लोगों को नहीं संभाल सकता, उसके आह्वान पर संसद को आप भंग कर देंगे, फिर देश में दोबारा चुनाव करवाएंगे। सभी पार्टियां बिखरी पड़ी हैं, बीजेपी के अंदर नितिन जी पे आरोप है। कौन सा दल ऐसा है जो चला पा रहा है? खुद ममता बनर्जी देश नहीं चला पा रही, ऐसे में आप करेंगे क्या? इस समय देश में नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चुनकर आएंगे फिर ऐसे ही चुनकर आएंगे। हम पिछले 5 आम चुनाव देख चुके हैं, खिचड़ी आ रही है जी, तो फिर खिचड़ी आएगी। कोई क्लियर कट आदमी तो है नहीं। ऐसी स्थिति में आम चुनाव कराने के बजाय आप नेशनल गवर्नमेंट बनाइए। आप देश पे और बोझ मत डालिए, वैसे ही जनता मर रही है। हर चुनाव के साथ कितना बोझ डलता है जी। अनुराग केजरीवाल जी, ये समय है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाइए, एक राष्ट्रीय सरकार आप बनाइए, चुनाव मत कराइए, ये स्पष्ट कहना है रमेश दुग्गल का। चूंकि आप भी उसी आंदोलन से निकल के आए हैं, मैं अन्ना हजारे के आंदोलन की बात नहीं करता, लेकिन उसी तरीके के आंदोलन से निकल के आए हैं। क्या संसद को भंग करने की मांग जायज है? और अगर है तो क्या इसके निहितार्थ सोच लिए गए हैं? इसके बाद की संसद कैसे होगी, इस पर विचार कर लिया गया है? संक्षेप में जी। उदय जी, ऐसा है, हम लोग, मैं भी राजनीति में उतरा हूं अन्ना हजारे जी से प्रेरित होकर, पर हाँ, इस बात पे मैं उनके अग्री नहीं करता हूं। अन्ना हजारे हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये पूरा सोचे बगैर एक डिसीजन देते हैं। इनके साथ इनके साथ पब्लिक जुड़ी भी है, तो वो भी हाँ भर देती है। इसके ऐसे आप कोई पार्लियामेंट को भंग कर दिया, आज कोई भी खड़ा होकर बोलेगा पार्लियामेंट भंग कर दीजिए, क्यों करेगी भाई? 2014 तक इनको मैंडेट मिला हुआ है। मतलब आप सहमत नहीं है कि संसद सवाल ही नहीं है, इनको 2014 तक मैंडेट मिला हुआ है, क्यों भंग करेंगे? किस लिए भंग करेगी? हम चलेंगे क्विक रिस्पांस के लिए प्रदीप नाम्बियार से। प्रदीप, आज मुंबई में ही मुंबई से आवाज उठी, संसद को भंग कर देना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए। आप सहमत हैं नहीं है? See, this is a pressure tactic definitely required because today the entire country is in the need of revolution. Colgate से लेके, Commonwealth से लेके, 2G से लेके, गडकरी स्कैम, यानी विरोधी पक्ष भी इसमें इन्वॉल्व है, the ruling party also is involved. The common man is today disillusioned. He is looking for a viable alternative. ये ठीक है, immediately dissolve. That is not constitutionally possible. You can't dissolve an elected government, but there is a resentment among the common man. Who is the alternative? अगर corrupt, the ruling party is corrupt. You got a corrupt alternative. प्रदीप, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। क्या संसद भंग करके नए सिरे से चुनाव कराने की अपेक्षा, जैसे हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे हैं, एक नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए, देश पे अतिरिक्त चुनाव का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए? कितना सहमत हैं आप इससे? But as you said, it is not constitutionally possible to, dismiss an elected government who is in the majority. So this first option doesn't seem to work. But who's going to dismiss them? And number two, yet definitely escalating of cost is going to be a concern. But the bigger cause is corruption. आज today common man is disillusioned. आज हम वही डिबेट कर रहे थे कि कॉर्पोरेट जगत ये डिसाइड करता है कि हमारा मिनिस्टर कौन होगा। ये हालत है, करप्शन एवरीवेयर, अपक्ष विपक्ष, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन, एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड. Though there is going to be a huge cost involved in electing, but again second thing is ये है कि viable alternative भी नहीं है. चलिए प्रदीप नाम्बियार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये महत्वपूर्ण डिस्कशन को आगे बढ़ाया। बात बहुत सही है कि जनता त्रस्त है, जनता ऑल्टरनेटिव चाहती है। तो फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ। इसे लिखा है त्रिलोचन ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपने तमाम अतिथियों का भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।
भटकता हूँ दर दर कहाँ अपना घर है, इधर भी सुना है उनकी नजर है। उन्होंने मुझे देख के सुख जो पूछा, तो मैंने कहा कौन जाने किधर है। जो दुनिया से उबा तो अपने से उबा, ये कैसी हवा है, कैसा असर है। ये जीवन भी क्या है, कभी कुछ कभी कुछ। कहा मैंने कितना, नहीं है मगर है। बुरे दिन में भी जो बुराई न ताके, वही आदमी है, वही एक नर है। तेरा भविष्य है, हम तेरी संतान है, हम तेरी पहचान है। सबसे आगे सारे जहां में, तू सबसे आगे, तेरी मोहब्बत है सबसे आगे। हम तेरा भविष्य है, हम तेरी संतान है, हम तेरी पहचान है। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल वन न्यूज की ओर से जनहित में जारी। हिमाचल में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने किए कई वादे। आइए जानते हैं युवाओं की राय, क्या वो वादे पूरे हुए। मैथ्स बिल में इमीडिएट हाइक हो गई, बस इसका फेयर एकदम से बढ़ा दिया गया। डिफरेंट कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा कर दी गई। सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के बजाय उन्होंने प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले और उन विश्वविद्यालयों की फीस इतनी ज्यादा है कि आम छात्र उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में एक अच्छे टेक्निकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की कमी है। हमारे विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है, पर वर्तमान प्रदेश सरकार की सभी शिक्षा नीतियाँ फायदों तक ही सीमित है। समय आ गया है परिवर्तन का, आप किसके साथ हैं? मैं कांग्रेस के साथ। मैं कांग्रेस के साथ हूँ। 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 हम कांग्रेस के साथ हैं। क्या आप भी कांग्रेस के साथ हैं? हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल वन न्यूज की ओर से जनहित में जारी। हम तेरा भविष्य है, हम तेरी संतान है, हम तेरी पहचान है। सबसे आगे सारे जहां में, तू सबसे आगे, तेरी मोहब्बत है सबसे आगे। हम तेरा भविष्य है, हम तेरी संतान है, हम तेरी पहचान है। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल वन न्यूज की ओर से जनहित में जारी। पुण्य हिमाचल की जनता सब जान गई है यार, किस किस ने लूटा है इसको बदल बदल अंदाज। राजनीति में एक अनूठा हुआ नया आगाज, टीएमसी बन के आई है जन जन की आवाज। हिमाचल में व्यवस्था में पारदर्शिता और बदलाव के लिए घास फूल के निशान का बटन दबाकर हिमाचल
हिमाचल के संग्राम में युवा होंगे तुरुप का पत्ता, वही जीतेगा जो करेगा युवाओं के दिल पर राज। अनुराग ठाकुर, बीजेपी के युवा सेनाध्यक्ष। 108 फ्री एम्बुलेंस सेवा की सौगात, हर गरीब को मिला है इसका लाभ। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार।